बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप मसीहा की 52 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 53 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमन किया कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला भी लाजमन किया कीजिए। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। पर ज्यादा देर हिथे नहीं रुक सकते, अगे तो साड़ी मर्जी, बाकी रोटी पानी की फिक्र न करो, वो मैं लाती रहूंगी। हमें तो इस जगह से ही हौल उठ रहा था, मगर मजबूरी का नाम शुक्रिया के मसदाक रूमी और मैंने फकत अपने सरों को असबाती चुंबिश देकर रजामंदी दिखा दी। फिर उसने बानू से कुछ सरगोशी में कहा तो हमसे बोली, ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहती और अगर मेहमान के तौर पर तुम्हारे साथ ही भी आना चाहे तो इसे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन वहां पहचान लिए जाने का खतरा ना होगा। मैंने कहा नहीं, हमें मेहमान के तौर पर छुपाए रखेगी। बानू बोली, ये क्या बात हुई भला? रूमी बोली, वो तो हम यहाँ भी छुपे हुए हैं, हम यहीं ठीक है, बल्कि तुम भी इधर ही हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी वजह से तो यहाँ रुके हैं। बानू ने सुक्खा के सामने यही बात उसके लबो लहजे में कही। सुक्खा जरा देर सोचती रही, फिर चली गई। ये काबिल एतबार तो है ना? इसके जाते ही रूमी ने बानू से कहा, आप इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं बाजी जी। बानू खफीफ से मुस्कुराहट से बोली, ये काबिल एतबार हो ना हो मगर मौजूदा हालात गैर यकीनी जरूर है। मैंने लुकमा दिया, तुमने सुक्खा की जुबानी सुना था कि वो खुद भी इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं है और हमें कह गई है कि हमारा ज्यादा देर यहाँ ठहरना ठीक नहीं होगा। ये बात तो है, रूमी बोली, लेकिन बात असल यही है कि हमें आज रात अपनी मुहिम का आगाज कर देना चाहिए और बानू से ये सब गोश गुजार भी करना होगा। मैंने रूमी की तरफ देखकर संजीदगी से कहा, वो गुमगो की कैफियत में थी। बात क्या है, आप लोग कुछ छुपा रहे हो? बानू ने पूछा। उसने बारी बारी हमारे चेहरों की तरफ देखा था। इसके बाद मैं धीरे धीरे बानू को वो सब बताने लगा जो हमारे मंसूबे का अहम हिस्सा था। वो एकटुक खामोशी के साथ सब सुनती रही। उसके खूबसूरत चेहरे का रंग बदलता रहा, कभी उसकी कुशादा आंखों से गैर यकीनी के आसार छलकने लगते तो कभी उसका चेहरा खौफ और तफक्कुर के मारे सुतने लगता। बाज दफा तो उसकी सांसें भी चिढ़ने लगती। एक बार तो वह जैसे रो देने के करीब हो गई। वो शायद ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका बाप एक ऐसे खूनी सौदागरों के गुरों का साथी है या फिर मकामी सरगना है जो मासूम और बेगुनाह लोगों के साथ इस कदर बर्बरियत अंगेज सलूक रवा रखे हुए है। अगरचे उसकी एक झलक वो अपने महबूब फीके के सिलसिले में अपनी आंखों के सामने देख चुकी थी, मगर आजाद फरोशी के धंधे में मुलविस होने का यकीन करने में उसे तामुल हो रहा था। मैंने उसे यह भी बताना जरूरी समझा था कि उसके बाप का साझेदार चौधरी जब्बार भी यही कुछ करता है और यही असल में उसकी आपस की साझेदारी की बुनियाद भी है। जब मैंने उसके बाप के काले करतूतों के बारे में बताना खत्म किया तो जो आखिरी तासरात उसके चेहरे पर सब हो चुके थे वो शर्मिंदगी और नदामत ही के थे। शायद अब उसे गौहर शाह की बेटी होना एक गंदी और खलीज तरीन काली ही महसूस होने लगा था। वो अपने घुटे घुटे जज्बात पर काबू न पा सके और बेख्तियार अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे रो पड़ी। रूमी और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमने उसे खूब रोने और सिसकने दिया। जरा देर बाद उसने खुद ही रोना धोना मौकूफ किया और बोली, मेरे बाप के बारे में जो कुछ तुम लोगों ने बताया वो इस कदर घनौना और सफाक है कि मुझे अपने आप से भी नदामत और नफरत महसूस होने लगी है। खुद को गौहर शाह की बेटी कहना भी मुझे गाली लगने लगा है। अगर मैं इनकी सफाकी की एक झलक अपने फीके के साथ होते ना देख लेती तो मुझे इस कहानी पर बिल्कुल यकीन ना आता। वो सांस लेने रुकी, फिर हमारी तरफ देखते हुए बोली, क्या यह सब वाकई सच है? क्या मेरा बाप ऐसे खूनी सौदागरों का साथी या सरगना है जो इस कदर इंसानियत सोज और खनौना है कि एक आम इंसान की रूह तक कांप उठती है? यह सब बिल्कुल सच है बानो, इस बार रूमी ने उससे कहा, लेकिन इस सिलसिले में हम मजीद खोज लगाने आए हैं ताकि एनी शाहिद के साथ ठोस सबूत हमारे हाथ लग सके। लेकिन बानो, इससे पहले मैं तुमसे एक जरूरी और अहम बात कहना चाहूंगी। इतना कहकर रूमी थमी। बानो का इश्कबार सा चेहरा झुका हुआ था। मेरी पुरगौर नजरें उसके सुते हुए चेहरे पर जमी हुई थी। रूमी की आखिरी बात पर उसने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा। रूमी बोली, देखो बानो, तुम्हें अब तक इस मिशन के बारे में आगाह न करने की यही वजह थी कि कहीं तुम किसी जज्बाती कमजोरी का शिकार होके अपने बाप के घनौने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश ना करो या हमसे मुनहरिफ हो जाओ। मगर अब चूंकि तुम्हारा मामला भी दरमियान में आन खड़ा हुआ था, इसीलिए हमें मजबूरन ही सही तुम्हें यह सब बताना पड़ा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ बाजी जी, बानो ने होलू से कहा। मुझे तो अब तक सिर्फ फीके का दुख था,
जिस तरह फीके को बेरहमी से हलाक किया गया, अपने बाप और उसके खूनी हवारियों की इसी सफाकियत ने मुझे इससे नफरत पर मजबूर कर दिया था। मगर अब पता चला कि यह तो उसकी एक मामूली सी झलक थी। असल में मेरा बाप तो इससे भी ज्यादा घनौने किरदार का मालिक है। काश ये गलत हो, मगर जाहिर है आप लोगों का दावा गलत तो नहीं हो सकता। मगर फिर भी मैं कम अज कम फीके के मामले में अपने बाप और जब्बार को सारी जिंदगी मुआफ नहीं कर सकती। अब मेरी तरफ से किसी बेचैनी का शिकार ना हो, मैं आपके साथ हूं। पानों के जुबानी इकरार पर न सिर्फ मैंने बल्कि रूमी ने पहली दफा इत्मीनान की सांस ली थी। मगर रूमी की सुई एक बार फिर तशकीक के साए तले आ लटकी थी, और वो थी सुक्खा। वो बानो से बोली, लेकिन बानो, सुक्खा को तुम हमसे ज्यादा जानती हो, जबकि मुझे अब भी डर लहक है कहीं वो हमारा ये सारा खेल बिगाड़ न दे। उसकी मैं खुद जमानत देती हूँ, वो ऐसा नहीं करेगी जिससे हमें कुछ नुकसान पहुंचे। बानो ने उसके बारे में एक बार फिर पूरी यकीन से कहा तो मैंने मुदाखलत करते हुए उससे कहा, ये ठीक है, मगर फिर भी सुक्खा से नादानिस्तगी में कोई गलती हो सकती है, जिसका इदराक उससे भी था। इसलिए उसने हमें ज्यादा देर यहाँ ठहरने से खतरे का इजहार भी कर दिया है। इसलिए हम आज रात को अपने मिशन का आगाज करने वाले हैं। क्या तुम हमें कराकोट के अंदरूनी और बैरूनी महल्लकों के बारे में आगाही दे सकती हो? बात मकसद की तरफ आ चुकी थी। बानो जरा देर की पुरसोच खामोशी के बाद हमें बताने लगी, कराकोट बैक वक्त फार्म हाउस और जरी गोदामों जैसी ही इमारत है। इसमें रहाइश का भी पूरा बंदोबस्त होता है। खास दोस्त और मेहमान वगैरह की रहाइश का बंदोबस्त इसी इमारत ही में किया जाता था। हम भी जब कभी यहाँ आते थे तो इसी इमारत के एक कुशादा पोर्शन में रहा करते थे। तुम्हारी अपनी हवेली कहाँ वाक़ है? रूमी और मैंने उससे चंद और मुतलका सवालात पूछे। फिर उससे आखिर में यह दरियाफ्त करते हुए मैं बानो के चेहरे पर अपनी सवालिया नजरें चबाए रहा। यहाँ नहर वाली पुलिया पार तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर नजरपुर में वाक़ है। यह हासिलपुर का वस्ती इलाका भी कहलाता है, उसने बताया। मेरे मुंह से हुमकारी खारिज हुई। थोड़ी देर बाद रूमी और मैं कराकोट की तरफ गुरिल्ला रवानगी का मंसूबा बना रहे थे। मेरा ख्याल था कि रूमी को यहां बानो के पास रुकना चाहिए, मगर वो इस पर बिल्कुल तैयार नहीं थी कि मैं तारिक की तरह खोजना और कराकोट की असलियत जानने के लिए अकेला इस मुहिम पर रवाना हो जाऊं। अगर रूमी मेरे साथ चलती तो बानो को यहां तनहा छोड़कर जाना मैं नहीं चाहता था। बहरकैफ जब बानो को हमारी बहस और तमहीज का पता चला तो उसने खुद ही इसका हल बताते हुए कहा, तुम दोनों का साथ जाना ही बेहतर होगा। रही मेरी बात तो इसकी फिक्र ना करें आप लोग, मैं सुक्खा के साथ इसके यहाँ चली जाती हूँ या इसे इधर बुला लेती हूँ। मैंने उसकी बात पर गौर करने वाले अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला, मेरा ख्याल है तुम सुक्खा को यहाँ बुलाने के बजाय इसके साथ ही चली जाओ इसके घर। बस जरा तुम दोनों को ये एहतियात करना होगी कि तुम्हारे बारे में कोई जान ना सके। ऐसा नहीं होगा। बानो मुस्तहकम लहजे में बोली। सुक्खा को हालात का अंदाजा हो चुका है और वो भी अच्छी तरह से। जैसा कि उसने कहा था कि वो मुझे वहां अपनी किसी सहेली या मेहमान कहकर अपने घर ही में रख सकती है। इसके झोंपड़े से घर में इसकी बूढ़ी मां के सिवा और कोई नहीं रहता। ठीक है, यह हमें मंजूर है, मैंने कहा और रूमी की तरफ सवालिया नजरों से तकते हुए उसकी राय लेनी चाही तो वो बोली, आप कुछ न कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, मैं इससे मुत्तफिक हूं। रूमी की तसल्ली के बाद मैं भी मुतमईन हो चला था। कबल शब ही सुक्खा हमारे लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आई थी, जिसे हमने जैसे तैसे जहर मार किया। इसके बाद सुक्खा को भी अपनी तरफ से कुछ जरूरी हदायत देकर बानो को उसके साथ रवाना कर दिया। रात की तारीकी चार इतराफ फैलते ही मैं और रूमी कुटिया से निकले और ऊंचे नीचे टीलों टिब्बों और खुदरू झाड़ियों वाले जंगल की तरफ चल दिए। हर तरफ फू का आलम था। आसमान पर तारों की रोशनी बिखरी हुई थी और चांद जैसे दूर कहीं आसमान के किनारों पर महवे सफर था। हम टीलों और कदे आदम झाड़ियों के इस मुख्तसर मैदान को पार करके ही कराकोट के निस्बतन महफूज रास्ते का इंतखाब कर सकते थे। हम अभी झाड़ियों टीलों से अटे पड़े मैदान के वस्त ही में थे कि अचानक फायरिंग की आवाज हमारी टिटकी समातों से टकराई और हम दोनों बुरी तरह चौंक कर वहीं रुक गए। यह फायरिंग कैसी है? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। कहीं कोई शिकार वगैरह का मामला तो नहीं? रूमी ने ख्याल जाहिर किया। मैं फिजा पर गौर करने लगा। अचानक दोबारा गोलियों की तरतराहट उभरी। हम दुबकर एक टीले की ढलवानी आड़ की तरफ खिसक गए। ये दो तरफा फायरिंग है, कुछ और ही मामला लगता है। मैंने सरगोशी की। मामला वही बानो वाला ही लगता है। रूमी नीची आवाज में जैसे खुद कलामिया अंदाज में बुड़बड़ाई। शायद बानो के मकतूल आशिक फीके के वारिसों के मुकाबले में दफातन दो फायर ऊपर तले हुए और इस कदर हमारे करीब से हुए कि एक लम्हा को हमें थड़का सा लगा कि कहीं हम पर गोलियां न दागी गई हों। इसके साथ ही इंसानी चीख की आवाज बुलंद हुई। यही वो वक्त था जब हमने मध्यम रोशनी में किसी को टीले के ऊपर से नीचे लुढ़कते देखा। मेरा दिल जैसे धड़कना फूल गया था।
हमारे सरों पर मौत बिखरी हुई थी। वो बदनसीब गोली खाकर नीचे लुढ़कता हुआ सीधा हमारे करीब आन गिरा। मैं और रूमी हैरान परेशान रह गए थे। मैं गैर इरादी तौर पर गोली खाकर गिरने वाले की जानिब लपका और उसका चेहरा पहचानते बुरी तरह चौंक पड़ा। इस कदर के बेख्तियार मेरे मुंह से मारे हैरत के अरे निकल गया। ठीक उसी वक्त मुझे टीले की बुलंदी पर चंद मुसल्ला अफराद के हिवले मुतहरक दिखाई दिए। मैं वापस रूमी की जानिब ढलवानी आड़ में खिसक आया और इसी वक्त ऊपर से एक शनासा आवाज सुनाई दी, इसे गोली लग गई और वो नीचे लुढ़क गया है, जल्दी नीचे आओ मेरे साथ। इस मनहूस आवाज को मैं लाखों में पहचान सकता था। ये ताज की आवाज थी। हम अजीब हालात में बड़े बुरे फंसे थे। उस मरदूद ताज की आवाज पहचानते ही मेरे अंदर गैज़ो गज़ब भर गया था। डर भी हुआ कि ये रजील हमारे सर पर मौजूद था, लेकिन मेरा ध्यान टीले की बुलंदी से गोली खाकर नीचे गिरने वाले उस आदमी की तरफ था जिसे पहचानते ही मेरे मुंह से बेख्तियार अरे निकल गया था। वो कोई और नहीं, फुल साई था। शहर वाले अकामती होटल के मालिक मुनीर गांजे का दबंग साला फुल साई। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में मेरे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, मगर फुल साई गोली खाकर गिरा था और पता नहीं वो जिंदा था या नहीं। जबकि इस मनहूस ताज की आवाज सुनते ही कि वो अपने साथियों को इस तरफ पहुंचने के लिए कह रहा था, तो मैंने भी बिजली की सी तेजी के साथ हरकत की और जख्मी फुल साई की तरफ लपका। वो जख्मी था और जिंदा था क्योंकि उसके वजूद में जुम्बिश हो रही थी। रूमी ने उसकी तरफ बस एक लम्हे ही की तवज्जो की थी। वो शायद अभी उसे पहचान नहीं पाई थी। अभी गोली मत चलाना, खतरा सर पर मंडला रहा है, इस तरफ लपको, मैंने रूमी से मध्यम सरगोशी में कहा और फुलसाई के जख्मी वजूद को सहारा देकर रूमी की मदद से तेजी से जनूबी ढलान वाली आड़ की तरफ लपका, जहां मुझे कीकर का खासा घना और बड़ा झुंड दिखाई दे रहा था। तारीकी और इस झुंड का फायदा उठाते हुए हम वहां पहुंचे ही थे कि दफातन ऊपर तले 2 फायर हुए और मैं बुरी तरह चौंक गया और गोली लगने के खदशे से मैंने फुलसाई समेत मतलूबा से मत छलांग लगा दी। हम देख लिए गए हैं, मुझे जवाबी फायरिंग करना होगी, रूमी बोली। मत करना ये बेवकूफ़ी, वरना एक पल में हम गोलियों से छलनी कर दिए जाएंगे। मैंने घुटी घुटी आवाज में उसे फिर मुतनब्बे किया। मैं नहीं चाहता था कि हमारी पोजीशन वाजे हो, क्योंकि अभी वो महज अंधेरे में तीर चला रहे थे, फिर हमारी मौजूदगी का यकीन हो जाता। आगे बढ़ो जल्दी, कहते ही मैं दाएं जानब को तारीकी में बढ़ा। इस मुसीबत को तो यहीं छोड़ दो, रूमी बोली। इसका इशारा फुल साई की तरफ था। तुमने शायद इसे पहचाना नहीं, ये फुल साई है, वही मुनीर का साला, मैंने कहा। क्या? मेरी तरह वो भी बुरी तरह चौंकी थी, मगर मैं उसकी क्या का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसी वक्त मुझे टीले की भुरभुरी मिट्टी वाले ढलान पर एक से ज्यादा अफराद के कदमों की धप धप सुनाई थी। वो इसी तरफ आ रहे थे। हम आगे बढ़ते रहे। फुलसाई जख्मी होने के बावजूद फरार होने में हमारा साथ देने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके बाएं बाजू से खून रिस रहा था जहां उसने अपना दूसरा हाथ रख दिया था। बिलाशुबा वो एक सख्त जान आदमी था, ना जाने क्यों उसकी भी जान के दुश्मन बने हुए थे। अगरचे उसने हमें मुनीर के ऑफिस में नजरअंदाज कर दिया था, ताहम मुझे किसी सनसनीखेज ड्रामे की इब्तिदा के आसार नजर आ रहे थे। ज्यादा गौर करने का वक्त यूं भी नहीं था। तो तुम लोग वही हो ना? उसने कराते हुए कहना चाहा तो मैंने हाँफते हुए उसे बोलने से मना कर दिया। शायद वो मुझे इस रोज के हवाले से पहचान चुका था, और गालबन रूमी को भी, जब मैं उसके थड़दल्ले बहनोई मुनीर कांजे के पास मौजूद था, और इस दौरान ये भी वहां अपने 2 चाकरों के साथ आन टपका था और हमें दर को एतना ही नहीं जाना था। हम पर अकब से टार्चों के रोशन हाले पड़ने लगे। हम यकदम झुक गए और क्लॉडिंग करने के अंदाज में आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि हमें 2-3 टीलों के दरमियान जगह मुयस्सर आ गई, और वहां से हम तारों भरी रोशनी का फायदा उठाते हुए बाएं जानिब को मुड़े तो मुतहर्रिक रोशन हाले कहीं और भटक चुके थे। रुकना बिल्कुल मत, मैंने सरगोशी की। हम जिस रास्ते पर थे वो इसी सराय होटल की तरफ जा रहा था जहां हम मुकीम थे। अगर चमूदे की वार्निंग के बाद अब हम वो जगह छोड़ चुके थे। यहां मैं जरा मखमसे का शिकार हो गया। मेरी उलझन भापते हुए फुल साई तारीकी में एक जानब इशारा करते हुए बोला, इस तरफ से चलो, वहां शायद मेरी गाड़ी मौजूद है, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता कि वो सही हालत में होगी। देख लेते हैं, चलो, मैंने हाँफती हुई आवाज में कहा और हम उसी तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद हम झाड़ियों की ओर से निकले। मैंने मुड़कर पीछे देखा। दुश्मनों को भटकाने में हम कामयाब रहे थे, मगर ज्यादा देर ऐसा नहीं चल सकता था। वो किसी भी वक्त यहाँ आन वारिद हो सकते थे। हमें ज्यादा देर नहीं चलना पड़ा। एक जुड़वा तनों वाले दरख्त के नीचे मुझे तारों भरी रोशनी में किसी जीप का हेवला नजर आ गया। जीप को देखकर हमें अपनी कार याद आ गई थी, यानी तारिक की मेहरान कार जो सराय होटल से गायब कर दी गई थी। अगरचे बाद में तारिक ने अपनी खुफिया मुहिम पर रवाना होने से पहले
अपनी कार की चाबी हमें संभलवाने के लिए दे दी थी। हम करीब पहुंचे तो वो एक पुराने मॉडल की सुजुकी जीप थी। इसकी बाड़ी में चंद एक गोलियां बवस थी। एक टायर भी ब्रस्ट था। फाजल टायर बैक डोर में मौजूद है, जल्दी बदल सकते हो तो बदल दो वरना गए हम तीनों, फुलसाई ने कहा। वो कुछ मायूस सा नजर आने लगा था। रूमी, तुम जरा इर्द गिर्द ध्यान रखो, मैं ये काम जल्दी निपटाने की कोशिश करता हूँ। एक काम तुम ये करो कि फुलसाई के जख्म पर कोई कमीज फाड़ कर पट्टी बांध दो। रूमी ने इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी और फिर मैं गिरदो पेश का जायजा लेने के बाद मशीनी अंदाज से जीप का टायर बदलने में जुट गया। इस दौरान मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मौत सर पर मंडला रही थी और किसी भी वक्त सर पर पहुंच सकती थी। यह वक्त ही ऐसा था कि आसाब चल हुए जा रहे थे। हाथों में भी कपकपाहट सी थी, मगर मैं अपना काम निपटाता रहा। जक लगा चुका था और फ्लैट टायर निकाल कर मैं फाजल टायर लगा रहा था। अब बस बोल्ट कसने थे कि अचानक मुझे रूमी की अकब से सरगोशी सुनाई थी। मुझे कुछ लोगों की हरकत करते शायद नजर आ रहे हैं सैफ। फासला कितना है? मैंने एक बोल्ट कसते हुए पूछा। ज्यादा नहीं है, मगर वो शायद इधर उधर घूमते मुतलाशी अंदाज में चले आ रहे हैं। काम कितना रह गया है? उसने आखिर में बेताबी से पूछा। आखिरी 2 नट हैं, तुम फुलसाई के साथ गाड़ी में सवार हो जाओ, मैंने कहा। जब तक वो जीप में सवार हुए मैं आखिरी 2 नट भी लगा चुका था। जल्दी इस कदर थी कि मैंने टूल भी वहीं छोड़ दिया और खुद फुर्ती से जीप का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग संभाल लिया। मेरा अंदाजा था कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करूंगा हम पर बेतुरे फायरिंग की जा सकती थी। गाड़ी की हेडलाइट्स जलाना भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आगे का रास्ता बल खाता और नाहमवार था। एहतमाल था कि जीप किसी अंधे गड्ढे में न फंस जाती। लिहाजा जीप का इंजन स्टार्ट करते ही मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में लम्हे की देर से गियर डालकर जीप आगे बढ़ा दी। इसी वक्त अकब से गोलियों की एक ऐसी भयानक तड़तड़ाहट उभरी कि इस तरफ का इलाका गूंज कर रह गया। इसने मेरे आसाब चटका दिए और दिल दहला कर रख दिया। एक लम्हा को मेरे हाथ स्टीयरिंग पर भी कपकपाए थे, मगर यह कैफियत चंद सानियों के लिए तारी हुई थी और फिर इस पर एक जोश सा गालिब आने लगा। मैंने स्टीयरिंग पर दोनों हाथ मजबूती से जमा दिए और मोड़ काटता, खड्डों वगैरह से बचता बचाता जीप दौड़ाता चला गया। अकब से होने वाली फायरिंग के दौरान चंद गोलियां जीप की बाड़ी से टकराई थी। तशवीश इस बात की थी कि कहीं पेट्रोल की टंकी को कोई अंधी गोली नुकसान न पहुंचाते। शुक्र का मुकाम था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं जीप को दौड़ाता हुआ निस्बतन एक माकूल रास्ते पर ले आया। जीप अब भी हचकोले खा रही थी, मगर मेरा पूरा कंट्रोल था जीप और उसकी रफ्तार पर, और जल्दी मैं इसे शहर वाली सड़क पर ले आया। सड़क दूर तक सुनसान और तारीक पड़ी थी। मैंने अभी चंद किलोमीटर ही जीप दौड़ाई होगी कि अचानक इसका इंजन रुकने लगा। शिट, इसे क्या हो रहा है? मैं जल्ला कर खुद कलामिया अंदाज में बुड़बुड़ाया। जीप झटके खाने लगी थी और फिर इसका इंजन बंद हो गया। मैंने सेल्फ लगाया और 2-3 बार ये अमल थोराने के बावजूद जीप का इंजन नहीं जागा तो मुझे तशवीश लाहक हुई। ये अचानक इसे क्या हो गया सीधी सड़क पर आके? रूमी जो मेरे बराबर वाली सीट पर विराजमान थी यकदम बुड़बुड़ाई। मैं देखता हूं, कहती हूं मैं अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर उतर आया। अंधेरे में मुझे क्या नजर आना था? सेलफोन के लाइट में बोनेट खोलकर खराबी तलाश करने की कोशिश आई तो कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने होंठ खींच लिए। रूमी भी नीचे उतर चुकी थी। अरे ये क्या? अचानक उसकी चौंकती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई तो मैं इसकी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, क्या हुआ? पेट्रोल की टैंकी लीक कर रही है। उसने इंकशाफ किया तो मेरी भुवें सुकड़ गई। मैंने झुक के जायजा लिया तो टैंकी से धार की तरह पेट्रोल बहकर सड़क पर गिर रहा था। यही नहीं, जीप के अक्कब में भी इसकी चमकती धार नजर आई थी। किसी अंधी गोली ने अपना काम कर दिखाया। निकल चलो जल्दी सैफ, वो हमारे ताक़ुब में होंगे, रूमी बोली। फुलसाई भी सूरत हाल की गड़बड़ महसूस करके बामुश्किल नीचे उतराया था और जीप की बाड़ी से सहारा लिए हमारी तरफ बढ़ा। काल्बन हमारी परेशानी को वो भी भांप चुका था। उसने बताया कि सड़क पार करके दूसरी जानिब से तकरीबन 2-3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। वहां एक ईंटों का भट्टा है, वहां से मुझे उम्मीद है कोई मदद या पनाह मिल जाएगी। हमने उसकी तजवीज़ पर साथ किया और आगे बढ़े। सड़क की दूसरी जानिब झाड़ झंकाड़ फैला हुआ था। वहां खासी तारीकी थी, शायद वह पानी भी था, जिस सबब इधर से कभी कभी किसी आबी परिंदे के गोता लगाने या कुली करने जैसी आवाज आ जाती थी। खासा नसीब था हम अल्लाह का नाम लेकर उतर गए। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। पानी पहले हमारे टखनों तक आ रहा था, फिर जब घुटनों को छूने लगा तो मैंने कदरे घबरा के फुलसाई से कहा, कहीं हम किसी पानी भरे गड्ढे में डूब ही ना जाएं। यह इतना ही गहरा है, इससे ज्यादा नहीं होगा। बेफिक्र होकर चलते रहो, मौत अब भी हमारे ताक़ुब में है, फुलसाई ने कहा। इसके बाद से हमें जरा हौसला हुआ और हम रुके बगैर चलते रहे।